नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ। आज फिर मैं कुछ विषय पर बात करूँगा। बात शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, तो दिल खोल के सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें हमारे और बेहतर करने के लिए प्रेरणा देंगे। तो आप सबको बधाई। आज फिर नीरज चोपड़ा ने एक रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। उन्होंने 89 मीटर भाला फेंका, जेवलिन थ्रो। पिछली बार भी वो गोल्ड लेके आए थे और इस बार भी वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब उनको ये जो अपनी रफ्तार है या अपना प्रदर्शन है वो कंटिन्यू करना है और मेंटेन करना है। अगर ये मेंटेन किया तो गोल्ड मेडल इनका डेफिनेटली हो जाएगा। तो उनका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, देश का नाम भी होगा गोल्ड मेडल आने से। अब दूसरी खबर जो है वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में कल तख्ता पलट जैसी घटना हुई। हालांकि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया और फिर वहाँ की सेना ने उनको सेफ पैसेज दिया और वो हेलीकॉप्टर से गाज़ियाबाद के एरोड्रम पर उतरी और फिर भारत में ही ठहरी। हमने कल बताया था कि वो भारत में शरण ले रही है, लेकिन अभी शरण देना या लेना या देना निश्चित नहीं है। वो शायद वो इंग्लैंड और फिनलैंड भी जा सकती है, उनको वहाँ पर शरण मिल सकती है और भारत में अभी संदिग्ध है उनको शरण देना। तो ये एक बात थी। और दूसरी बात ये थी कि अब ये जो बांग्लादेश का जो मामला है ये थोड़ा पेचीदा हो गया है। पेचीदा इन सेंस कि अनिश्चित सा हो गया है। अब इनका भविष्य क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। क्या तानाशाही सरकार ही रहेगी, सैनिक शासन ही रहेगा, या वहाँ जनप्रतिनिधियों की सरकार बनेगी, ऐसा कुछ लगता नहीं है। ऐसे तो सेना ने कहा कि भाई हम एक मिलीजुली सरकार बनाएंगे, मतलब सारे पार्टियों के मिल करके ये जो, लेकिन पता नहीं क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते कि ऐसी सरकार बनेगी। और सरकार बनेगी तब भी जो फैसले हैं वो किसके हाथ में रहेंगे, सेना के हाथ में रहेंगे या सरकार के हाथ में रहेंगे। जैसे पाकिस्तान में सरकार तो है और चुनी हुई सरकार भी है, लेकिन रैगिंग से चुनी हुई है और फिर वहाँ पर भी फैसले तो सेना ही करती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश का जो भविष्य है वो क्या होगा। ये इसलिए भी लगता है कि सेना के जो कमांडर जनरल हैं उन्होंने ये घोषणा की कि हम मिलीजुली सरकार बनाएंगे, सब पार्टियों को मिलकर के सरकार बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये, इससे अच्छा ये होता कि अगर वो ये तय कर देते कि हम स्थिति ठीक होने के बाद, स्थिति सामान्य हो जाएगी, उसके 3 महीने बाद हम चुनाव करवा देंगे, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता कि भाई बांग्लादेश में लोकतंत्र ही रहेगा और मिलिट्री शासन जो है अंतरिम सरकार ही है। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कोई डेट नहीं दी, उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि हम मिलीजुली सरकार बनाएंगे। वो भी कब बनाएंगे ये भी कोई पता नहीं है। तो इस वजह से बांग्लादेश का जो वो
भविष्य है बड़ा अनिश्चित सा है। अब वहाँ क्या होगा। अच्छा, एक और बात है कि शेख हसीना का जो की सरकार जो गिरी या उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए, उसके दो मुख्य कारण थे। एक तो ये था कि उन्होंने एन कैन प्रकारण चुनाव जीता, क्योंकि जो खालिदा जिया है वहाँ पर, जो अपोजिशन पार्टी की नेता है, उसको उन्होंने नज़रबंद कर दिया, पार्टी पे बैन लगा दिया। और बैन लगाने, विपक्षी पार्टी पर बैन लगाने के बाद आप चुनाव जीत रहे हो, तो ऐसी क्या बड़ी खास बात है। फिर तो आप ही रहे हो, तो आप ही को वोट मिलना है, तो आप ही जीतने हो। तो ये जो खेल किया हसीना ने, उसका परिणाम है ये कि दूसरी जो पार्टियां, प्रतिपक्ष की पार्टियों ने स्टूडेंट्स को मोहरा बनाया और स्टूडेंट्स को आगे करके और उनसे आंदोलन करवाया और सरकार गिरी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अमेरिका और चीन हसीना को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शेख हसीना जो है भारत के साथ उसके काफ़ी अच्छे संबंध थे। और हो भी क्यों ना, बांग्लादेश बनाने में ही भारत का हाथ था, तो उसके साथ तो अच्छे संबंध रखने ही चाहिए। और फिर भारत एक सेक्युलर देश है, बांग्लादेश भी सेक्युलर है, लेकिन वहाँ पर कट्टरता भी है। और वो इस तरह से भी है कि बीच में जो जियाउर रहमान की सरकार बनी थी और खालिदा जिया भी उस सरकार बनी थी, तो उस समय पूरी कट्टरता थी। उस समय कोई सेकुलरिज्म नहीं था। तो इसलिए भी इधर तो स्टूडेंट्स नाराज़ थे, और नाराज़ बेरोज़गारी की वजह से थे। वास्तव में ये है कि अभी किसी की भी सरकार बन जाओ, चाहे जनप्रतिनिधियों की सरकार हो, चाहे इन सैनिक शासन हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी रोज़गार तो पैदा नहीं कर सकता है। मतलब जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि रोज़गार कोई आरक्षण दे दिया इसलिए जो है रोज़गार कम हो गए और लोगों ने आंदोलन कर दिया, ये कोई उचित बात नहीं है। क्योंकि आरक्षण कोई रोज़गार पैदा नहीं करता है, रोज़गार है उनको ही बांटता है ना। और एक्स को नहीं दिया, वाई को दिया आरक्षण, तो इतना ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन रोज़गार ही नहीं है, वो वहाँ की अर्थनीति और आर्थिक स्थिति जो है वो पैदा करती है रोज़गार। तो रोज़गार जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक चाहे कोई सरकार आ जाओ, और ये जो अर्थव्यवस्था जो जिस तरह से चल रही है पूरे विश्व की, उसमें रोज़गार पैदा करना बहुत मुश्किल काम है। भारत में भी देख लो आप, 45% लोग, 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है इस समय भारत के अंदर, और कोई रोज़गार पैदा करने की स्थिति किसी की नहीं है। और भारत में तो एक और जितनी वैकेंसीज़ हैं, सरकार ने खुद ने स्वीकृत कर रखे हैं पद, नए पद सृजित करना तो दूसरी बात है, नए रोज़गार पैदा करना दूसरी बात है, लेकिन जो सृजित किए हुए हैं पद, उनको ही आप नहीं भर रहे हो, फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, तो और नए पद कहाँ से लाएंगे। तो ये जो दोहरा मापदंड है या दोहरा चरित्र है, या जो भी इसको कह दें आप, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, ये इस बेरोज़गारी की जो हालत है वो, और जो अर्थव्यवस्था की कमजोरियां हैं, वो केवल बांग्लादेश में नहीं है। हम पहले देख चुके हैं श्रीलंका में इसी तरह से, वहाँ पर भी आंदोलन हुआ और नागरिक जो है, आंदोलनकर्ता जो है, राष्ट्रपति के बंगले में घुस गए और वहाँ पे तोड़फोड़ की, वहाँ से सामान लूट लिया। इसी तरह का पाकिस्तान में भी हमने देखा कि सेना और नागरिक आमने सामने हो गए थे और किस तरह से वहाँ पर भी लूट हुई। कल बांग्लादेश में भी सब वैसा का वैसा ही हुआ। वहाँ के छात्र और आंदोलनकारी जो है प्राइम मिनिस्टर निवास में, प्रेसिडेंट निवास में घुस गए और वहाँ पे लूटमार की, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स तक लूट के ले गए। तो
ये जो स्थिति है ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और इसमें तानाशाही वाला रुख था शेख हसीना का। एक तो मैंने चुनाव का बताया ही आपको, दूसरा इन छात्रों से और विपक्षी दल से संवाद नहीं कर रही थी। ये अगर ये संवाद करती, बातचीत करती और बातचीत करके और इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालती तो ये स्थिति नहीं बनती। और हमारे यहाँ भारत में भी यही स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो किसी से बातचीत करना ही पसंद नहीं करते हैं। और अब आप देखिए ना, किसान आंदोलन 13 महीने तक बैठे रहे दिल्ली में, लेकिन उनसे बातचीत नहीं की। बातचीत के लिए नाटक तो किया बातचीत का, लेकिन सॉल्यूशन तक नहीं ले जाने दिया। उनका जो कृषि मंत्री है वो बात करने आते, और उनको पावर नहीं थी कि वो कुछ हाँ ना कर सके, तो वो बातें सुन करके और चले जाते और कहते भाई कि ऊपर से फैसला होगा जो हम आपको बता देंगे। और यही काम जो है, और इसीलिए 13 महीने तक बैठे रहे। तो अगर आप समस्या से आंख बंद कर लेंगे तो समस्या हल नहीं होगी। समस्या को आपको डील करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा या खुद समझना पड़ेगा। और जो बीच का रास्ता है या जो दोनों को समझ में आ जाए और जो लेजिटिमेट रास्ता है, जो न्यायपूर्ण रास्ता है, उसको अपनाना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई समस्या हल नहीं हो सकती। कैरी ऑन हो सकती है, लिंगर ऑन हो सकती है। तो कैरी ऑन और लिंगर ऑन समस्या का हल नहीं है। तो भारत की भी ये जो स्थिति है, लेकिन वहाँ की नागरिकों ने जो शेख हसीना के ख़िलाफ़ गुस्सा था वो तो समझ में आता है कि उसकी तानाशाही थी, या उसने मतलब चुनाव में धांधली करके चुनाव जीत लिया, या उसने लड़कों से बात नहीं की, आरक्षण बढ़ा दिया और घटा दिया, जो भी है। लेकिन वहाँ के नागरिकों ने शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ डाला, गिरा दिया। और शेख मुजीबुर रहमान वो व्यक्ति थे जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया, एक्चुअली पाकिस्तान से अलग किया और आज़ाद करवाया देश को, और ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ करके आज़ादी की हवा में सांस लेने का जो अवसर दिया वो मुजीबुर रहमान था। और उनका ही आपने स्टैचू तोड़ दिया, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात ये भी कह रहे हैं लोग कि इस पूरे आंदोलन में शेख हसीना से पाकिस्तान और पाकिस्तान तो था ही, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों ही खुश नहीं थे, और उन्होंने ही ये सारा षड्यंत्र रचा और छात्रों को आगे करके और सरकार गिरवा दी। हमारे यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है, और ये जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, और ये जो स्लोगन लगा करके हम कब तक आप लोगों को चुप रखेंगे। लोग समझने लगे हैं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा करप्ट हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों कि पुल टूट रहे हैं, नए नए पुल टूट रहे हैं, नई सड़कों पे दरारें पड़ गई हैं, अटल सेतु बनाया उसमें दरारें पड़ गई, वो एरोड्रम्स बनाए, नए रिन्यूएशन किया, नए बनाए, उनमें जो है वो टूट के नीचे गिर गए। मंदिर में, राम मंदिर आपने अभी बनवाया, उसमें छत टपक रही है। पार्लियामेंट जो पहली बारिश में ही जो है टपक रही है, और पार्लियामेंट में तो ऐसा नाला बहता हुआ दिखा कि जैसे कोई गटर का नाला जा रहा हो, इतना पानी पार्लियामेंट के अंदर होकर के निकल रहा है। तो ये जो स्थिति है
इससे लोग खुश नहीं हैं, लोग नाराज़ हैं। और बेरोज़गारी की हालत तो मैंने आपको बताया कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है इस समय। तो बांग्लादेश जैसी हालत यहाँ पे भी हो सकती है। पाकिस्तान का, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी हालत यहाँ पे भी हो सकती है। मालदीव में भी यही हुआ था, मालदीव में भी सत्ता बदली है अभी। तो अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने वो नहीं किए, संवाद बना करके और जो खाली जगह है वो भरना और नए अवसर पैदा करना, अगर वो नहीं किए तो हालत इससे भी ज़्यादा, बांग्लादेश से भी ज़्यादा बुरी हो सकती है। इधर बांग्लादेश का जो असर है वो, ये जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसका असर शेयर मार्केट पे भी हुआ। शेयर मार्केट एकदम क्रैश हो गया, 2500 सेंसेक्स जो है 2500 पॉइंट गिर गया और 15.5 लाख करोड़, मतलब 15.5 लाख 50 लाख करोड़ जो है 50,000 करोड़ रुपया डूब गया। तो एक ही झटके में ये सारी चीज़ें साफ हो गई। अब ये बांग्लादेश, और इनके बाद आज हिरोशिमा दिवस है। आज ही के दिन 1945 में अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर अणुबम डाल करके परीक्षण किया और वो अणुबम इतना भयंकर तबाही मचाई है कि लगभग 1.5 लाख लोग मर गए उसमें और कितने ही घायल हो गए और विक्षिप्त हो गए, विकलांग हो गए। और यही नहीं, बरसों तक उसका असर होता रहा। जो नई संतानें पैदा हो रही थी वो विकलांग हो रही थी, कोई दिमाग से विक्षिप्त, मस्तिष्क विकसित नहीं था किसी का, किसी के हाथ पांव टूट रहे, लूले लगड़े हो रहे थे। तो ऐसे बच्चे पैदा हुए और बहुत ही बुरी हालत थी। जो किरणें हैं एटॉमिक अणुबम की, उसका जो असर हुआ वो बहुत ही भयंकर था। और उसको उस सारे को याद करते हुए आज जो युद्ध चल रहे हैं हमास और फ़िलिस्तीनी और इज़राइल के बीच में, या यूक्रेन और रूस के बीच में, या रूस और यूक्रेन और नाटो और अमेरिका के बीच में जो ये युद्ध चल रहे हैं, और एक तनाव ताइवान और चीन के वहाँ पर भी हो रहा है। पता नहीं किस रोज़ वो चीन रोज़ गुड़की देता है, धमकाता है, अपने जहाज़ भेजता है और वापस बुला लेता है, लेकिन पता नहीं किस रोज़ वहाँ पर भी बम गिरा दे और वो जो है उस ताइवान पर कब्जा कर ले। और ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ पे भी तनाव है वहाँ अमेरिका है, अमेरिका के हथियार हैं और अमेरिकन लॉबी, पूरी अमेरिका के दलाल वहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं। तो सारे जड़ के पीछे, मतलब युद्धों की और हथियारों की जो खरीद बिक्री है और युद्ध का जो होना है, जहाँ जहाँ पे भी तनाव है वहाँ अमेरिका विद्यमान है। तो ये अमेरिका की जो अर्थनीति है वो वार पॉलिसी पे ही आधारित है। मतलब अगर लड़ाई नहीं होगी तो अमेरिका जो है मंदी में चला जाएगा, वो फेल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका की आवश्यकता है कि युद्ध हो, लेकिन पूरे विश्व में युद्ध के विरुद्ध एक अभियान चलना चाहिए। अभियान चल भी रहा है, उसको तेज़ी देनी चाहिए और युद्ध और हथियारों का
जम के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो हथियारों का विरोध करें। तो हमने आज उसको मनाते हुए, मतलब उसको स्मरण करते हुए उन लोगों को, जापान के उस दुर्घटना को, उदयपुर में कुछ नागरिकों ने, अमन पसंद नागरिकों ने एक रैली निकाली। शहीद स्मारक से वो रैली निकली और कलेक्टर कार्यालय तक गई। कलेक्टर कार्यालय पे वो अपने उसमें चेंज हो गई, सभा में परिवर्तित हो गई। वहाँ पर सभा हुई, सभी श्रोता, सभी वक्ताओं ने युद्ध का और हथियारों का विरोध किया और पर्यावरण का संतुलन करने के लिए बात की, और युद्ध और हथियारों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसको रोक करके शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने पर जोर दिया। तो ये आज के समाचार थे और आज का वीडियो है। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमारे को आगे बढ़ने में और बेहतर करने में मदद करेंगे। एक बार फिर मैं ये अपील करता हूँ कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अंत तक वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका आभार। जय हिंद, जय भारत।